कर्नाटक चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी बाकी कई राज्यों में अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती है, लेकिन कर्नाटक वो राज्य है जहां पर आरोप भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ही है। पूरे कर्नाटका में अगर एक पहचान है इस सरकार की तो यही पहचान है कि ये 40% की सरकार है। भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर देश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि मोदी जी हैं और उनके संज्ञान मेरी बात आ गई तो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस इसी पॉलिसी को अख्तियार करती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी भले ही अन्य राज्यों या केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पर आक्रामक रहती हो, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ही बीजेपी पर आरोप लगा रही है। क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है, और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस मुख्य मुद्दे के तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है और उसका नारा है 40% कमीशन सरकार। भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल करके बीजेपी ने आपकी सरकार आपसे चोरी की, उसके बाद 3 साल के लिए उन्होंने आपको हर चीज में लूटा। आज कर्नाटक के किसी भी बच्चे से पूछो 40 का क्या मतलब होता है, वो आपको बताएगा 40 का मतलब 40% कमीशन जो बीजेपी के लोगों ने हमसे चोरी किया। हम इस आरोप का बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं। दरअसल राज्य कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम ऑफिस को खत लिखकर टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अप्रैल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता ने एक वरिष्ठ मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी। फिर पुलिस भर्ती घोटाला सामने आया जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई। मार्च 2023 में लोकायुक्त ने बीजेपी विधायक को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव प्रचार में एंट्री की तो उन्होंने भ्रष्टाचार के इस आरोप पे कांग्रेस को ही घेर लिया। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से परे तीनों पार्टियों की ओर से हम आपको क्या क्या वादे किए जा रहे हैं इन चुनावों में वो भी सुना देते हैं। गृह ज्योति योजना लाना चाहते हैं हम। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। एक युवा निधि स्टार्ट करेंगे। युवा निधि में जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है उसको हर महीने 3000 रुपए सरकार देगी, और जिसका डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने सरकार देगी। भाजपा सरकार बनेगी तो युगादि, गणेश चतुर्थी और दिवाली में 1-1 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। गरीबों के लिए प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाए जाएंगे। बीपीएल परिवार को मोदी जी 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि उसे एक पैन कर्नाटक पार्टी नहीं माना जाता है, एक जाति के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। इन चुनावों में बीजेपी उन इलाकों में भी बढ़त बनाना चाहती है जहां पर ट्रेडिशनली वो नहीं रही, और इसके लिए उसकी तैयारियां आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से, साल से ऊपर से। कर्नाटक की राजनीति के बीते 15 वर्षों में बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, लेकिन कुर्सी की कश्मकश कभी आसान नहीं रही क्योंकि बहुमत अपने दम पर नहीं मिला। 2008 में 110 सीटें बीजेपी को मिली जो बहुमत से 3 कम थी। इस दौरान 3 बार मुख्यमंत्री बदला गया, येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टार। 2018 में बीजेपी को 104 सीटें मिली, 1 साल विपक्ष में बैठना पड़ा। बाद में प्रतिद्वंदियों के दल बदल के बाद बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री बदलने पड़े, पहले येदियुरप्पा और फिर बसवराज बोम्मई। सारी लड़ाई वोट बैंक और कर्नाटक में पार्टी के पूर्ण नेतृत्व को लेकर है, जहां बीजेपी अब भी संघर्ष की स्थिति में दिखती है। जनता जनार्दन का आदेश हमारे सर आंखों पर। मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपने यहां पर सदैव राष्ट्रवाद का साथ दिया है। आज फिर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की गवर्नमेंट ला करके राष्ट्रवाद की इस ज्वाला को घर घर तक पहुंचाने में आप अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, कर्नाटक के चुनाव के बाद देश का चुनाव आने वाला है। यहां एक बार भाजपा को जिता दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। मैं आपको बताता हूं 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी को सबसे बड़ा साथ लिंगायत वोटर्स का मिलता है, लेकिन बीजेपी को बीते नतीजे ये संकेत दे चुके हैं कि अन्य जाति समूहों का साथ आना भी जरूरी है। तटीय कर्नाटक में हिजाब हलाल का मुद्दा गर्म है। बीजेपी को यहां ध्रुवीकरण के चलते लाभ मिल सकता है, लेकिन अन्य जगहों पर यही मुद्दा नुकसान भी पहुंचा सकता है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के कई प्रयोग भी किए हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक में डबल इंजन की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार बनेगी, जो वहां के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अनाप शनाप बोलते हैं, चुनाव हार रहे हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। रोजगार के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते, और महंगाई रोकने के नाम पर वोट मांगे। है हिम्मत मांगने की। हिंदू मुस्लिम करते हैं। देश की तरक्की के विकास के नाम पर मांग करके देखें। कांग्रेस के पास सिद्धरमैया के रूप में कद्दावर नेता है, जिनकी अच्छी पकड़ अहिंद कहे जाने वाले समूह पर मानी जाती है। अहिंदा का मतलब कर्नाटक में अ से अल्पसंख्यक, ही से हिंदू में पिछड़े वर्ग और द से दलित। सिद्धरमैया ओबीसी हैं, खड़गे दलित और शिव कुमार वोक्कलिगा समुदाय के नेता। कांग्रेस के मजबूत जातिगत गठजोड़ को टक्कर देने के लिए बीजेपी कर्नाटक के हर वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गरज रहे हैं। कर्नाटक में गुरु गोरखनाथ को मानने वालों की भी बड़ी संख्या मानी जाती है। एक और कांग्रेस के द्वारा पिछले 55-60 वर्षों में कांग्रेस का फेल्ड इंजन था, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार कार्य करके आपको परिणाम दे रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है ताकि वो इस बार पूर्ण बहुमत पा सके। कांग्रेस भी इस कोशिश में जुटी है और हर दांव आजमा रही है। मुकाबला कड़ा है।